इनफैक्ट बाबा साहब ने उस समय रियलाइज करते हुए कहा था कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट दिस इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ब्राह्मण का बच्चा पैदा होता है, उसका जनेऊ संस्कार होता है, जब वो डाला जाता है धागा, जनेऊ जब डाला जाता है तो उसको ये रियलाइज कराया जाता है कि तुम श्रेष्ठ हो। लेकिन हमारे लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोगों में जैसे शेड्यूल कास्ट में बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप मजदूरी करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी नियति है, ये भगवान ने ऐसा कर दिया कि हम इसमें पैदा हुए, शायद भगवान ही ऐसा चाहता था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा दुश्मन है हमारा दुश्मन है वो पूरे भारत के मूल निवासियों को एक रंग में रंगना चाहता है, और वो उनका वो रंग है जो हिंदुत्व का रंग है, और बोलता है कि हिंदू है, हिंदू है, हिंदू खतरे में है। शायद हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था 100 साल पहले, ये ब्राह्मण धर्म था। और हमारे भोले भाले जो इलिटरेट, जो ज़्यादातर जो हमारे भाई बंधु हैं, या हमारे जो अ, हमारे लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनको शायद परगलाना हिंदू के नाम पे बहुत आसान था। इनफैक्ट बाबा साहब ने उस समय रियलाइज करते हुए कहा था कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट दिस इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग थे, इनफैक्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2014 में जब मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जब एम्स न्यू दिल्ली ज्वाइन किया एज ए फैकल्टी, तो हमारे बहुत सारे साथी, जिसमें ओबीसी थे, एससी एसटी और माइनॉरिटी, उसमें बहुत सारी फैकल्टी जो थी, वो जो एम्स में सिलेक्ट होके आए थे, वो किसी रिजर्वेशन से नहीं आए थे। वो सारे जनरल कैटेगरी को फाइट करके आए थे। और देश में जो एम्स का एक स्टेटस था, वो शायद हमारे ही लोगों के हार्ड वर्क के कारण और हमारे लोगों की ही मेहनत का नतीजा था। कि उस समय की बात यदि मैं बताता हूँ, 2014 2016 के बीच की, तो बहुत सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जिनका वर्ल्ड में अपना स्टेटस था और जो लीड कर रहे थे एम्स को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि 2012 2012-13 में जब एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था कि एम्स में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के फैकल्टी में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें जो केस जो लड़ा जा रहा था वो फैकल्टी एसोसिएशन एम्स के द्वारा लड़ा जा रहा था। और उसमें जो अदर पार्टीज थी वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और यूथ फॉर इक्वालिटी। ये क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि ये एक हमारी अपोजिट पार्टी थी। और जो फैकल्टी एसोसिएशन एम्स थी, तो उसमें से जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते थे वो सारे मेंबर्स थे, और वो सारे फैकल्टी मेंबर्स अपने ही अगेंस्ट जो केस चल रहा था उसको लड़ने के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। आपने कभी सोचा होगा कि समाज का सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग, जो कि डॉक्टर, और डॉक्टर्स में भी वो डॉक्टर्स कि जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट जाके उसको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। चूंकि हम लोग मैं चूंकि उस समय वामसेप ज्वाइन कर चुका था, और 2013 में हमने इंपा भी फॉर्म कर लिया था। और इंपा फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि हम अपने अनपढ़ जो भाई बहन हैं उनको तो समझा ले जाते हैं कि फूले अंबेडकर साहू आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे पीछे बैठ के, जत्थेदार जी बैठे हैं, मंदिर सिंह जी, वो पूछ रहे थे कि क्या कारण है कि एक पॉलिटिक्स में आने के बाद या पढ़ने लिखने के बाद भी हमारे लोगों में यह रियलाइजेशन नहीं होता कि हमें किस तरह से अपने सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि ये एक दिन का एक प्रोसेस नहीं है। इसके लिए कोई सिलेबस डिजाइन नहीं किया गया। इसके लिए कोई भी किसी भी पाठ्यक्रम में कोई सिलेबस डिजाइन नहीं है जिसके द्वारा आप अपने सामाजिक सरोकारों का या आप अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जहां पर आप एजुकेट करते हो अपने लोगों को। ब्राह्मण का बच्चा पैदा होता है, उसका जनेऊ संस्कार होता है, जब वो डाला जाता है धागा, जनेऊ जब डाला जाता है,
तो उसको ये रियलाइज कराया जाता है कि तुम श्रेष्ठ हो। लेकिन हमारे लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोगों में जैसे शेड्यूल कास्ट में बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप मजदूरी करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी नियति है, ये भगवान ने ऐसा कर दिया कि हम इसमें पैदा हुए, शायद भगवान ही ऐसा चाहता था, एंड विच इज नॉट ट्रू। लेकिन इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज है। और शायद बाबा साहब इस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए इतना कुछ करके गए बाबा साहब। जो 5000 साल की गुलामी थी, जो 5000 साल की जो हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको एक झटके में ही संविधान के द्वारा बाबा साहब ने दूर किया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, क्योंकि सब लोग संविधान नहीं पढ़ते, सब लोग फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ते, सब लोग आपकी ड्यूटीज क्या है वो नहीं पढ़ते। ले तो ये हमारी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे जैसे हाईली स्किल्ड और हाईली जो एजुकेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंशियल जो क्लास है सोसाइटी को, उसको बिलोंग करते हैं। और शायद जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि इम्पा के जो फॉर्मेशन में जब इम्पा की जरूरत क्यों महसूस हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि कोई भी शायद दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि जो बीमार नहीं पड़ता हो, और कोई भी शायद दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसको कोई डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होगी, मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक ऐसा वर्ग है कि हमने सोचा था कि यदि मेडिकल प्रोफेशनल्स को यूनाइट कर लिया जाए, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्थ और एजुकेशन में काम करते हैं, यदि हम सब एक साथ काम करें और जो एक साथ यदि कॉमन प्लेटफॉर्म में आए और सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करें कि जो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था, यदि हम उसको एस्टेब्लिश करने पे बाय मींस ऑफ आवर रिसोर्सेज जो भी हम कर पाए, तो शायद ये हमारे सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और आगे चलकर कि, और बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी सोशल जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी कभी पॉलिटिकल जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। तो सोशल जड़ों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने एजुकेटेड जो सोशल स्लॉट हैं उनको यूनाइट करें। कि अगर सोशली हम लोग यूनाइट हो जाएं, बहुत सारे और लाखों ऑर्गेनाइजेशन बिखरे पड़े हैं, और हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि अगर मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स हूं सिर्फ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही मेरा दखल होगा। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको मैं जानता हूं या जो मुझे अप्रोच करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बेचारे वो भी दीनहीन अपने आप को महसूस करते हैं जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, चूंकि वो सारे पॉलिटिशियंस, वो सारे नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इलेक्टिव, रियल इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दे आर स्टूजेस एंड टाउट्स ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज, ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर उन सभी को अगर हम एटलीस्ट अगर उनको एजुकेट करें और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अगर हम ला पाए सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे उन पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं जो कि फूले अंबेडकर विचारधारा पे जो एटलीस्ट जो चलने के लिए एटलीस्ट जो सहमत है सिद्धांतता, अगर हम उनको साथ ला पाएं, तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में हम अपने समाज को जो देना चाहते हैं, जो बाबा साहब का सपना था, उसको पूरा कर सकते हैं।